हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट। पहले हमने किया था थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हमने देखा एक प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटीज तक किस स्टेज तक प्रोडक्शन करना प्रेफर करता है। जो उसकी प्रोडक्शन है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द कॉस्ट। कॉस्ट के साथ कैसे रिलेटेड है? कॉस्ट क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट क्या है? एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए कुछ इनपुट्स को लगाता है। इनपुट्स कैसे? कुछ होते हैं फिक्स्ड फैक्टर, कुछ होते हैं नॉन वेरिएबल फैक्टर एंड फैक्टर्स भी होती है एंड कुछ नॉन फैक्टर्स भी होते हैं सच एज रॉ मटेरियल। तो वो फैक्टर्स एंड नॉन फैक्टर्स को क्या करते हैं? इम्पोज करते हैं, तो जाके उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू होती है जिसकी वजह से प्रोडक्शन आती है। प्रोडक्शन करने के लिए एक प्रोड्यूसर फैक्टर्स पर खर्चा करता है। जो खर्चा वो इन फैक्टर्स को इंक्लूड करने पर लगाता है उसी को हम कहते हैं कॉस्ट। मान लो एक प्रोड्यूसर है, उस प्रोड्यूसर की क्लॉथ मेकिंग इंडस्ट्री है, वो उसमें कितने कपड़े बनाएगा, कितने मीटर कपड़ा बना रहा है, वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसकी कॉस्ट के ऊपर। जितना कॉस्ट है वो उसके रॉ मटेरियल भी लगा रहे हैं, कॉटन, जूट, मशीनरी एंड इनपुट्स फैक्टर्स भी लगा रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये है हमारी कॉस्ट जिसके ऊपर एक प्रोड्यूसर की आउटपुट डिपेंड करती है। तो हम कह सकते हैं कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट। अगर एक प्रोड्यूसर ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसको ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी, अगर आउटपुट कम प्रोड्यूस करना चाहता है तो कम कॉस्ट होगी। सो कॉस्ट क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड विद द आउटपुट। तो एक प्रोड्यूसर को कॉस्ट पड़ती है प्रोडक्शन करने की। तो वो कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती है, कितने टाइप की कॉस्ट है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे अंडर द टॉपिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। ये कौन कौन सी कॉस्ट है? फर्स्ट ऑफ मनी कॉस्ट। एक प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को, हम मान रहे हैं क्लॉथ इंडस्ट्री है, मान लो शर्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। शर्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए इन द टर्म्स ऑफ मनी के रूप में, पैसे के रूप में कितना खर्चा करता है, जितना भी वो खर्चा एक्सपेंडिचर इंक्लूड करेगा उस एक्सपेंडिचर को हम कहेंगे मनी कॉस्ट। मान लो उसने 100 यूनिट्स ऑफ शर्ट प्रोड्यूस की। 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए उसका खर्चा आया 1 लाख। ये क्या होगी? हमारी मनी कॉस्ट। उसने इन द टर्म्स ऑफ मनी 1 लाख रुपीज खर्च किए हैं, जिसको हम कहते हैं मनी कॉस्ट। सेकंड वन इज द रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट को हम मनी टर्म्स में काउंट नहीं कर सकते, इसको हम इन टर्म्स ऑफ डिस्कम्फर्ट में काउंट करते हैं। एक प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कितने सैक्रिफाइस करता है, कितना वो डिस्कम्फर्ट रहता है, उसको हम कहते हैं रियल कॉस्ट। जैसे एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड पर क्या प्रोडक्शन होगी है, अब उसको हार्वेस्टिंग करनी है। एक किसान है, उस किसान का सारा दिमाग किसमें है कि मेरी फसल है, मेरी फसल खराब ना हो जाए। वो दिन रात अपना क्या करे? सैक्रिफाइस करे। सारा दिन क्या करता है? खेत में जाकर रहता है, रात को भी खेत में जाकर सोता है। क्यों? उसके हार्वेस्टिंग का टाइम आ चुका है, तो वो डिस्कम्फर्ट रहता है। वो बहुत तरह की सैक्रिफाइस कर रहा है। खाना खाना है अपने खेत में, उसने सारा टाइम ध्यान लगा रहे कहीं खेत में कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ बारिश होगी तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इट मीन्स क्या है? वो सारा दिन डिस्कम्फर्ट रह रहा है। तो वो क्या होगी कि रियल कॉस्ट होगी। एक प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो डिस्कम्फर्ट है, जो सैक्रिफाइस कर रहा है, उसको हम कहते हैं रियल कॉस्ट।
जिसको हम मनी टर्म्स में काउंट नहीं कर सकते। देन थर्ड इज अकाउंटिंग कॉस्ट और द बिजनेस कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होगी? जो भी प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए देन मार्केटिंग सेल के लिए अपने अकाउंट्स को क्या करती है? मेंटेन करती है। अकाउंट्स में दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, क्रेडिट एंड डेबिट। सो उसने अपने अकाउंट्स में जितना एक्सपेंडिचर किया है, जो उसने खर्चा बाहर के फैक्टर्स को पेमेंट की है, वो उसको अपने अकाउंट्स में मेंटेन करता है। इट मीन्स क्या है? एक प्रोड्यूसर ने इन टर्म्स ऑफ कैश कितने रुपीस खर्च किए हैं, उसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट और बिजनेस कॉस्ट। एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोड्यूसर ने अपने अकाउंट्स में जितना खर्चा लिखा है, उसी को हम कह रहे हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। देन फोर्थ इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? जो खर्चा हमने बाहर पे किया है, हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज किया, उसकी प्राइस थी, उसकी कॉस्ट पे की, देन उसके बाद हमने रॉ मटेरियल लिया, उसकी कॉस्ट पे की, जैसे हमने अकाउंटिंग कॉस्ट में लिखा था। वो सारे खर्चे जो हमने बाहर वाले फैक्टर्स को पे किए हैं, रॉ मटेरियल को पे किए हैं, दैट आर कॉल्ड द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्स मीन्स एग्जिट, जो हमने बाहर सारे खर्चे कर दिए हैं, उनको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। देन फिफ्थ इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? हमने जहां पर वो खर्चे काउंट किए हैं जो हमने अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिए थे। मान लो मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, प्रोडक्शन कर रही हूँ, प्रोडक्शन करने के लिए मैंने लैंड, लेबर, कैपिटल ली, उसके बाद रॉ मटेरियल परचेज किया। मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने क्या किया? इसके लिए मेरे तो भी खर्चा लग रहा है, मेरी तो भी कॉस्ट है। मैं सारा दिन देख रही हूँ मैंने कहाँ से रॉ मटेरियल परचेज करना है, कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, कहाँ तक प्रोडक्शन करनी है, फिर उसको किस मार्केट में सेल करनी है, तो वो सारा खर्चा भी क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट में आता है। मान लो मेरे बिजनेस के लिए कार चाहिए थी, लेकिन मैंने बिजनेस से बाहर से कोई कार नहीं ली, मेरे घर में जो कार थी मैंने वो ही कार यूज कर ली। मेरी अपनी कार को मैंने जो पर्सनल यूज के लिए थी, बिजनेस के लिए यूज कर रही हूँ, वो क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। मीन्स एक प्रोड्यूसर का सेल्फ ऑन, ठीक है, प्रोडक्शन पे सेल्फ ऑन सोर्सेज का खर्चा। इट मीन्स क्या है? जो प्रोड्यूसर ने सेल्फ ऑन रिसोर्सेज पर खर्च किए हैं, जिसको उसने अकाउंटिंग कॉस्ट में मेंटेन नहीं किया, वो सारे खर्चे क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होगी? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने बाहर पे कर दिए, बाहर वाले फैक्टर्स को पेमेंट किया है। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? मेरे अपने रिसोर्सेज थे, मैंने उन रिसोर्सेज पर जो खर्चा किया है, उनको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, लेकिन इनको हमने कहीं भी अकाउंटिंग कॉस्ट में मेंटेन नहीं किया है, इसको कहेंगे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट। देन इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट कौन सी होती है? जिसमें हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास आ जाती है इकोनॉमिक कॉस्ट। मीन्स जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर, रॉ मटेरियल पर, इनपुट्स पर मैंने खर्चा किया था, बाहर अकाउंट्स में मेंटेन किया था, कैश में पेमेंट की थी, वो खर्चा इंक्लूड होगा, प्लस मेरे सेल्फ ऑन रिसोर्सेज हैं, उन पर जो खर्चा है वो भी क्या बनेगा? इकोनॉमिक कॉस्ट में इंक्लूड होगा। सो हम इकोनॉमिक्स में जो कॉस्ट काउंट करते हैं वो काउंट करते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। Self on expenditure is also included in the cost. That is also the part of our cost. Explicit cost plus implicit cost. अगर मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए मुझे कैपिटल की जरूरत है, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए थे।
अगर मैं इसको किसी बैंक से लेती तो वो क्या करने पड़ते, 10 लाख रुपए पर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ता। अगर वो 10 लाख मेरे खुद के अकाउंट में है, मेरे अपने पास है, मेरा क्या हो गया, सेल्फ फंड रिसोर्सेस हो गए। अगर उसको मैंने बिजनेस पे लगा लिया तो क्या बन गया, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट बन गया। लेकिन जब हम इसको इकोनॉमिक कॉस्ट काउंट करेंगे तो 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ अवर इकोनॉमिक कॉस्ट। इस 10 लाख रुपए को भी हम इसमें काउंट करेंगे। अगर मैं अपने बिजनेस में ना लगाती थी 10 लाख तो मैं किसी बैंक में जमा करा लेती, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता। सो इसको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो इकोनॉमिक कॉस्ट का पार्ट है। इकोनॉमिक कॉस्ट में हम दोनों कॉस्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक कॉस्ट। लास्ट वन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम कहते हैं अल्टरनेटिव कॉस्ट। अल्टरनेटिव कॉस्ट मीन्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गोइंग कॉस्ट। मान लो मेरा एक लैंड का पीस है, इस पीस पर लैंड पर मैंने वीट प्रोड्यूस किया है। अगर मैं यहाँ पर वीट प्रोड्यूस ना कर मैं वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करूं तो वीट की कॉस्ट क्या बन गई हमारी, अल्टरनेटिव कॉस्ट। मीन्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव वेजिटेबल प्रोड्यूस करने के लिए मुझे वीट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वीट से जो इनकम आ रही थी वो क्या बन गई, वेजिटेबल प्रोड्यूस करने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये थी हमारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे थ्योरीज ऑफ द कॉस्ट। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कॉस्ट, आज हम करेंगे थ्योरीज। इसकी थ्योरीज हैं शॉर्ट रन कॉस्ट थ्योरी, लॉन्ग रन कॉस्ट थ्योरी जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट, एंड सेकंड वन इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट। आज हम इस वीडियो में करेंगे शॉर्ट रन थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन में क्या है, हमने यही पढ़ा है कि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं एंड कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। तो हमारे पास कितनी तरह की कॉस्ट आ रही है, 3 कॉस्ट बनेगी, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट। उसमें आज हम करेंगे टोटल कॉस्ट। शॉर्ट रन पीरियड है, कुछ कॉस्ट फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है। सो टोटल कॉस्ट इट इज द समेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, फिक्स्ड कॉस्ट का मीनिंग है वो कॉस्ट जो परमानेंट होती हैं, जो आउटपुट के साथ वेरी नहीं करती। जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का रेंट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर हम आउटपुट प्रोड्यूस करें तो भी सेम रेंट रहेगा, आउटपुट नहीं भी प्रोड्यूस करेंगे तो भी रेंट सेम रहेगा। लाइक दिस हमारा रेगुलर स्टाफ है, रेगुलर स्टाफ की सैलरीज क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट में आती है। लाइसेंस लिया है, लाइसेंस की कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। इट मीन्स क्या है, एक प्रोड्यूसर के लिए कुछ कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड होती है और सेकंड होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करती हैं। अगर प्रोडक्शन ज्यादा करनी है तो कॉस्ट ज्यादा होगी, प्रोडक्शन कम करनी है तो कॉस्ट कम होगी। पहले हम करते हैं इसकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, देन करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम टेबल के थ्रू कर रहे हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं आउटपुट, हियर इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड द टोटल कॉस्ट। पहले आउटपुट अगर 0 है एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट, इट इज ₹10। अगर आउटपुट हो चाहे ना हो, बिल्डिंग का किराया है वो देना ही देना है। हमारा रेगुलर स्टाफ है उसकी पेमेंट करनी ही पड़ेगी, लाइसेंस फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये सारे खर्चे क्या है, फिक्स्ड रहते हैं, आउटपुट के साथ वेरी नहीं करते हैं। अगर आउटपुट 1 यूनिट हो गया तो भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट 10। अगर आउटपुट और इंक्रीज हो जाए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यूनिट तो भी हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहती है,
कांस्टेंट रहती है, ये प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करती है क्योंकि इसका आउटपुट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। शॉर्ट रन में हमारी कॉस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसको हम डायग्राम में बनाते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लाइक एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम आउटपुट, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डजंट वेरी विद द आउटपुट, इसलिए हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व हॉरिजॉन्टल होगी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज हॉरिजॉन्टल, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आउटपुट हमारा कम है तो भी कांस्टेंट है, आउटपुट इंक्रीज करता जा रहा है तो भी हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। देन सेकंड है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जैसे आउटपुट प्रोड्यूस करना है, आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए अगर मुझे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है, मुझे इसके फैक्टर्स भी चाहिए, नॉन फैक्टर भी चाहिए, मुझे लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर भी चाहिए, तो मुझे इसके लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए। जैसे मैं आउटपुट प्रोड्यूस करूंगी मेरी वेरिएबल खर्चे इंक्रीज होते जाएंगे, मेरी कैजुअल लेबर है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि मेरी प्रोडक्शन हो सके, मुझे रॉ मटेरियल की भी जरूरत होगी। तो उन खर्चों को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, जो आउटपुट के साथ वेरी करते हैं। इन द शॉर्ट रन जब हम कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करें, हमारा आउटपुट जीरो है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, जीरो होगी। इट मीन्स क्या है, आउटपुट के साथ से हमारी वेरिएबल कॉस्ट वेरी नहीं करेगी। अगर हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन यूनिट बंद पड़ा है, तो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा होगा लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर हम आउटपुट इंक्रीज करते हैं, मान लो 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, ₹10। अगर आउटपुट और इंक्रीज कर दे तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, 18 हो गई। ये हमारी क्यों इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसमें पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से पहले हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं, फिर कांस्टेंट रिटर्न्स मिलते हैं, देन डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलना स्टार्ट हो जाता है। हमें इंक्रीजिंग रिटर्न, जो हमारे रिटर्न्स हैं उसका कॉस्ट के साथ ऑपोजिट रिलेशनशिप है। अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स है तो कॉस्ट क्या होगी, डिमिनिश करेगी। अगर 1 यूनिट पर ₹10 कॉस्ट पड़ी थी, तो 2 यूनिट प्रोड्यूस करने पर हमारी कॉस्ट 20 नहीं हुई, हमारी कॉस्ट 18 हो गई। अगर हम 3 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, देन अवर टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस टू 24। 4th यूनिट पर हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट रीचेस टू 28। इट मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग बट एट द डिमिनिशिंग रेट बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। फैक्टर की रिटर्न्स इंक्रीज हो रही है तो हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। देन 5th यूनिट पर हमारी होगी 32 एंड 6th यूनिट पर हमारी कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होके 38 हो गई। अब हमारी पर हेड कॉस्ट इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में यही किया है, जब उसके बाद इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलती है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स के बाद हमें मिलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न्स मीन्स इंक्रीजिंग कॉस्ट, तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, 38 हो गई। अगर हम 7th यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस टू द 46 मीन्स टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट। 8th यूनिट पर टोटल कॉस्ट रीचेस टू 62। अब ये क्या है, हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट। ये थी हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इस पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ये कॉस्ट ऐसे इंक्रीज हो रही है। पहले टोटल कॉस्ट डिमिनिश रेट पर इंक्रीज करती है, फिर ये इंक्रीजिंग रेट पर
इंक्रीज करती है। अब हम बनाते हैं इसका डायग्राम टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब आउटपुट 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो 0। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज करेगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले इंक्रीज कर रही है एट द डिमिनिशिंग रेट, उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट। पहले हमने इसको डिमिनिशिंग रेट पर बनाया, फिर इंक्रीजिंग रेट पर बनाया, तो ये बन गई हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट 0, टोटल कॉस्ट इज 0, नो। इन द शॉर्ट रन हमें फिक्स्ड खर्चे हो रहे हैं, दैट्स व्हाई टोटल कॉस्ट इज ₹10। आउटपुट 0, टोटल कॉस्ट इज ₹10। आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो हमारी टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर देंगे तो हमारी बन जाएगी टोटल कॉस्ट। 10 + 0 10, 10 + 10 20, 10 + 18 28, 10 + 24 34, 10 + 28 38, 42 48 56 एंड 72। इट मीन्स क्या है, जितनी हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ऐसे ही टोटल कॉस्ट है, इसमें उसी लेवल से उसी प्रोपोर्शन में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हमने ऐड किया है। तो हम बनाते हैं टोटल कॉस्ट। जब हमारा आउटपुट 0 था, टोटल कॉस्ट इज नॉट 0। ये कहां से स्टार्ट हो रही है, जहां से हमारी फिक्स्ड कॉस्ट स्टार्ट हुई थी। सो ये टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की पैरेलल चलेगी, उसी शेप में होगी। पहले ये डिमिनिशिंग रेट पर इंक्रीज करती है, फिर ये इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज करती है। सो हमारी टोटल कॉस्ट क्या होगी, पहले डिमिनिशिंग रेट पर इंक्रीज की, फिर इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज की, तो ये बन गई हमारी टोटल कॉस्ट, विच इज द समेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे थ्योरी ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट। लास्ट सेशन में हमने किया था टोटल कॉस्ट, आज हम करेंगे एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट कॉस्ट। जब हम टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आती है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज आल्सो समेशन ऑफ द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे हमारी टोटल कॉस्ट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, लाइक दिस एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इट मीन्स ये है हमारी पर यूनिट कॉस्ट। इसके लिए हम टेबल देखते हैं, यहाँ पर लिया है आउटपुट, दिस इज अवर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से कैलकुलेट करेंगे। आउटपुट 0, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 0। आउटपुट नहीं है तो हम इस फर्स्ट यूनिट से ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को काउंट करते हैं। आउटपुट हमारा 1 है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 10 एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 10 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 10। अगर हम 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट ₹10, लेकिन हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्लाइन टू ₹5। 10 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 5। इट मीन्स क्या है, अगर हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बहुत फास्टली डिक्लाइन करती है। और जब 3 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पर यूनिट कॉस्ट रीचेस टू 3.3 यूनिट, 4 से 2.5, 5 से 2। पहले जी बहुत ज्यादा फास्ट रेट पर डिक्लाइन करती है, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करता जाता है जी बहुत कम होती जाती है। अब इसको हम बनाते हैं डायग्राम के थ्रू। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पहले
बहुत फास्ट रेट से डिक्लाइन करती है, फिर जे बहुत कम रेट पर डिक्लाइन करती है। लाइक दिस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती। अगर हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एक्स एक्सिस को टच करेगी इट मीन जीरो हो जाएगी। अगर आउटपुट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम हो सकती है, 0.1 0.2 हो सकती है, लेकिन ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकती। अब हम करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट से कैलकुलेट करते हैं। जैसे आउटपुट 0, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0, आउटपुट 1 यूनिट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10, इस टोटल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगा हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट। 10 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 10। देन आउटपुट इंक्रीज हो गया, टोटल variable cost increases to rupees 18 and average variable cost 18 divided by 2 equals to 9। एवरेज पर यूनिट कॉस्ट हमारी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब जैसे 3 यूनिट प्रोड्यूस किए, हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी 24 यूनिट्स एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी ₹8। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज कर रहा है हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। 4 यूनिट पर कितनी होगी, ₹7। अगर 5 यूनिट प्रोड्यूस करिए तो होगी 6.4, 32 डिवाइड बाई 5 6.4। अगर 6 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी 38 एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी 38 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 6.3। अगर हम 7 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट 46 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू 6.6। क्योंकि हमने पहले जो पढ़ा है लो वेरिएबल प्रोपोर्शन में जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है हम फिक्स्ड फैक्टर पर लेबर वेरिएबल फैक्टर इंपोज करते हैं। पहले हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं, फिर उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं। अगर डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलेंगे तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो हमारी अब एवरेज पर यूनिट कॉस्ट होगी इंक्रीज करना स्टार्ट होगी। अगर हम 8 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस टू ₹7.8 मीन्स पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज करना स्टार्ट होगी। अब हम इसको भी डायग्राम के थ्रू बनाते हैं। पहले 10, 9, 8, 7 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, पहले रिड्यूस होती जा रही है, फिर जी मिनिमम हो जाती है, उसके बाद जी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लाइक दिस इस शेप में बनती है। अब हम करेंगे एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इट इज द समेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय द आउटपुट, और एवरेज कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों को प्लस भी कर सकते हैं या टोटल कॉस्ट के साथ आउटपुट को डिवाइड करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है पर यूनिट देखेंगे। फर्स्ट आउट पर हमारी टोटल कॉस्ट क्या, ₹20। तो हमारी एवरेज कॉस्ट होगी ₹20। सेकेंड यूनिट पर टोटल कॉस्ट इज 28। सो एवरेज कॉस्ट 20 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू ₹14। देन 34 पर होगी 11.3। टोटल कॉस्ट इंक्रीज कर रही है बट एट द डिमिनिशिंग रेट। सो एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है एवरेज कॉस्ट डिमिनिश कर रही है। देन फोर्थ यूनिट पर होगी 9.5, फिफ्थ पर होगी 8.4, फिर जी मिनिमम लेवल पर पहुंच गई। 6 यूनिट पर होगी 8,
7th पर कितनी होगी, फिर 8th तो रहेगी कांस्टेंट हो गई, फिर 8th यूनिट पर इंक्रीज होना स्टार्ट होगी बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। एवरेज कॉस्ट पहले क्या करती है, डिमिनिश कर रही है, फिर कांस्टेंट हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, उसके बाद से क्या होती है, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। अब हम इसको बनाएंगे डायग्राम में। एवरेज कॉस्ट दोनों एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का समेशन है। सो पहले तो एवरेज कॉस्ट डिमिनिश करेगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी, फिर जी इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगी लाइक दिस। एवरेज कॉस्ट इट इज यू शेप्ड कर्व। पहले क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल में डिफरेंस ज्यादा है, सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में डिफरेंस ज्यादा है। बाद में क्या हो रहा है, ये डिफरेंस कम होता जा रहा है, सो एवरेज कॉस्ट इन दोनों के बीच डिफरेंस कम होता जा रहा है। सो एवरेज कॉस्ट इज अ यू शेप्ड कर्व, इट इज लाइक दिस। अब हम करेंगे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, चेंज, जैसे पर यूनिट चेंज इन द एवरेज कॉस्ट। अगर एक यूनिट आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आता है, एक एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करने से चेंज कितना आ रहा है उसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। जैसे इसको कैलकुलेट क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या, टोटल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस 1th यूनिट। फर्स्ट के क्या है, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस प्रीवियस कॉस्ट, 20 माइनस 10 10। तो सेकंड की कितनी आएगी, 28 माइनस 20 इक्वल्स टू 8। थर्ड की कितनी आएगी, 34 माइनस 28 इक्वल्स टू 6। फोर्थ की कितनी आएगी, 38 माइनस 34 इक्वल्स टू 4। देन फिफ्थ यूनिट की कितनी है मार्जिनल कॉस्ट, 42 माइनस 38 इक्वल्स टू ₹4। देन सिक्स की कितनी आएगी, 48 माइनस 42 इक्वल्स टू 6। देन सेवंथ की आ गई 56 माइनस 48 इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट एट्थ की आ गई 72 माइनस 56 इक्वल्स टू 16। इट मीन्स क्या है, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं पहले मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन करती है, फिर जी मिनिमम हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद जी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। अब हम इसको बनाएंगे डायग्राम में। मार्जिनल कॉस्ट भी एवरेज कॉस्ट की तरह पहले डिक्लाइन कर रही है, फिर मिनिमम हो रही है, फिर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दी। सो मार्जिनल कॉस्ट इज आल्सो यू शेप्ड कर्व। ये थी हमारी मार्जिनल कॉस्ट, ये भी एवरेज कॉस्ट की तरह ही बनती है। अब हम इसका करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट ये दोनों क्या है, जो यू शेप कर्व है, जैसे जैसे एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन करती है मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्लाइन कर रही है, बट एट द फास्टर रेट। मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन कर रही है, एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन कर रही है, मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन कर रही है। जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन कर रही है उससे पहले ही मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होनी शुरू होगी। जब हमारी एवरेज कॉस्ट मिनिमम हुई तब जी इंक्रीज करना स्टार्ट होगी। इट मीन्स जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करना शुरू होती है मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजेस एट द फास्टर रेट। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू बनाएंगे। दिस इज अवर एवरेज कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट। जैसे जैसे एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन कर रही है मार्जिनल कॉस्ट उससे फास्टर रेट पर डिक्लाइन कर रही है। एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन कर रही है, स्टिल मार्जिनल कॉस्ट उससे पहले मिनिमम होकर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दी। और
ये इंक्रीज करना, जब वो एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करती है, मार्जिनल कॉस्ट उससे फास्ट रेट पर इंक्रीज करती है। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाती है। जैसे जैसे एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन करती है, मार्जिन कॉस्ट डिक्लाइन करती है, एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन कर रही है, मार्जिनल कॉस्ट उससे फास्ट रेट पर डिक्लाइन होकर पहले मिनिमम होगी। जब ये कांस्टेंट होती है एवरेज कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाती है और उसको मिनिमम पॉइंट पर कट कर जाती है। व्हेन एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस, मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज करिए, बट एट द फास्टर रेट देन द एवरेज कॉस्ट। ये था हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट अप्रोच। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे थ्योरी ऑफ कॉस्ट। लास्ट सेशन में हमने किया था शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट कितनी तरह की होती है? 2 टाइप्स की शॉर्ट रन कॉस्ट होती है। उसमें एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और सेकंड होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं, इसलिए ये दोनों का समेशन होती है। लेकिन लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर कांस्टेंट नहीं होता। एक सफिशिएंट टाइम पीरियड होता है, हम अपने प्रोडक्शन यूनिट को वेरी कर सकते हैं। लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर हमारा फिक्स्ड नहीं होता, तो हमको उस फैक्टर पर कोई फिक्स्ड कॉस्ट भी पे नहीं करनी पड़ती। लॉन्ग रन में कोई भी कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती। सभी कॉस्ट कौन सी होती है? ओनली वेरिएबल कॉस्ट होती है। लॉन्ग रन में हम कोई समेशन नहीं करेंगे। लॉन्ग रन में हम सिंपल लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट है, जो लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट ये सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। लॉन्ग रन में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती। दैट्स व्हाई लॉन्ग रन क्या है? एक ही कॉस्ट हम स्टडी करते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स की कॉस्ट है लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। पहले हम करते हैं लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट क्या होती है? इट इज द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। इट मीन्स क्या है? जब सभी इनपुट्स आपके वेरिएबल हैं, आपको कोई आउटपुट लेवल प्रोड्यूस करने हैं, उस पर लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स मिनिमम पॉइंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मिनिमम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लॉन्ग रन है। लॉन्ग रन हमारे किससे बनता है? इट इज द समेशन ऑफ शॉर्ट रन। शॉर्ट रन की टाइम पीरियड, अगर हम मान के चल रहे हैं 1 मंथ का शॉर्ट रन पीरियड है, ठीक है, हमारा एक प्रोडक्शन सर्कल 1 मंथ में कवर होता है, तो उसका 1 मंथ का शॉर्ट रन का पीरियड हो जाएगा। तो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह हमारे पास अलग अलग शॉर्ट रन पीरियड आ जाएंगे। इनकी जो लीस्ट कॉस्ट, जहां पर इनको सबसे कम कॉस्ट पड़ेगी, उन सब कॉस्ट का समेशन क्या बन जाएगा? हमारा लॉन्ग रन कॉस्ट। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट क्या होगी? शॉर्ट रन के जितनी भी टोटल कॉस्ट है, उनका लीस्ट कॉस्ट का कॉम्बिनेशन ही हमारा लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू करते हैं। ओ एक्सिस पर ले रहे हैं आउटपुट एंड वाई एक्सिस पर ले रहे हैं हम लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। जैसे हमने शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट बनाई थी, लाइक दिस लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट भी बनेगी। लॉन्ग रन शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट क्या थी? हमारी वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रही थी, क्योंकि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूड थी। लेकिन लॉन्ग रन में हमारे पास कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, ओनली वेरिएबल कॉस्ट है। हमारी लॉन्ग रन की टोटल कॉस्ट स्टार्ट होगी फ्रॉम द ओरिजिन।
हम इसको बनाएंगे ओरिजिन के थ्रू। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट भी वैसी शेप बनेगी जैसे हमारी शॉर्ट रन की बन रही थी। सो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट क्या बन रही है, लाइक दिस, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, जैसे हमारी शॉर्ट रन की टोटल कॉस्ट बनी थी। अब हम करेंगे एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी क्या होगी, जैसे हमने शॉर्ट रन में बनाई थी एवरेज कॉस्ट लाइक दिस यू शेप ही बनेगी। लेकिन लॉन्ग रन क्या होता है, इट इज द समेशन ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट। अब हम बना रहे हैं लॉन्ग रन कॉस्ट, एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं आउटपुट, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं हम कॉस्ट। लॉन्ग रन है, थोड़ा सा फ्लैटर बनाएंगे कर्व लाइक दिस, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अब इसमें हमारे पास क्या आएंगी, शॉर्ट रन कॉस्ट आएंगी। शॉर्ट रन के कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास, लॉन्ग रन में होते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन हमारा शॉर्ट रन से ही बनता है। अगर हम 5 इयर्स की बात करते हैं, 5 ईयर में कितने कॉस्ट आई, वो हर एक 1 डे से लेकर फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, ये अपने आप में क्या एक शॉर्ट पीरियड है। तो 1 वीक हो गया, वीक, मंथ, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, लॉन्ग रन बना रहे हैं। तो इसमें हम शॉर्ट रन कॉस्ट भी लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास आएगी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो शॉर्ट रन कॉस्ट क्या है, हमने अभी किया है। लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती है, इसमें शॉर्ट रन के लिस्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें हमारी सबसे लिस्ट, सबसे कम कॉस्ट लगती है। तो हाँ, इसमें हम बना रहे हैं शॉर्ट रन कॉस्ट। ये रहा हमारा, मान लो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1। हम इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पर हैं एट पॉइंट ए। इसी तरह अलग अलग टाइम पीरियड होंगे, तो हमारे अब नेक्स्ट बनेगा शॉर्ट रन पीरियड, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2, इसका समीशन बन गया हमारे पास। देन हमारे पास थर्ड आ गया, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट थर्ड एट पॉइंट सी, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इनके जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहां पर हमारा इन सब से मिलकर हमारा बन रहा है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अगर अब आगे ऐड कर दें तो हमारा आ जाएगा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 4। इसके मिनिमम पॉइंट लॉन्ग रन को टच कर कर जा रहे हैं। इसी तरह 4, 5 भी बना सकते हैं आप। सिंपलिसिटी के लिए, इसको सिंपल करने के लिए 3 बना लीजिए, या 4 बना लिए, 4 सफिशिएंट है। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से हमारा क्या बन रहा है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। जी क्या है, शॉर्ट रन का समीशन है। दैट्स वाई इसको हम इनवैल्व कर्व और हम कहते हैं इसको प्लानिंग कर्व। प्लानिंग कर्व क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने जब भी प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट में हम प्लान करके चलते हैं कि हम 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में इतनी ग्रोथ कर लेंगे। तो शॉर्ट रन की प्लानिंग हमें लॉन्ग रन पर शो करती है, तो हमारी बन गई प्लानिंग कर्व। इसके इनवैल्व कर्व क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये शॉर्ट रन को अपने में इन्वॉल्व करता जा रहा है। इसमें सारे के शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है वो इसमें इनक्लोज होगी। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज द इनवैल्व कर्व। ये थी हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। कभी कभी एग्जामिनर इसको पूछ लेते हैं इनवैल्व कर्व क्या है या प्लानिंग कर्व क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवैल्व कर्व और द प्लानिंग कर्व। विद दिस हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कंप्लीट होता है। अब आती है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट सेम है जैसे हमने पहले बनाई थी, वो भी क्या होती है हमारी यू शेप, बस थोड़ी सी फ्लैट होती है। दिस इज अवर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। बिल्कुल सिंपली ऐसी बनाई। विद दिस हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे
modern theory of cost. Thank you so much. Have a nice day. Hello students, हम कर रहे थे थ्योरी ऑफ कॉस्ट। लास्ट सेशन में की थी ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट। आज हम करेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट। मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट में क्या है, जो हमारी एवरेज कॉस्ट यू शेप थी उसको डिनाई कर रहे हैं। इसको कहते हैं कि जो हमारी एवरेज कॉस्ट होती है वो यू शेप नहीं होती। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो हो रही है हमारी सॉसर शेप्ड कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी सॉसर शेप की है। इसको हम डायग्राम के थ्रू करते हैं। जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो कैसी है, पहले तो जी डिक्लाइन कर रही है, उसके बाद ये क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या हो रही है, फ्लैट हो रही है। उसके बाद ये इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाती है। सो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, शॉर्ट रन में सॉसर शेप्ड बन गई। एंड इसीलिए मॉडर्न इकोनॉमिक्स है वो कह रहे हैं कि हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो कभी भी यू शेप्ड कॉस्ट नहीं होती, जैसे हम ट्रेडिशनल थ्योरी में यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट मानकर चलते हैं। क्योंकि टेक्निकली डेवलपमेंट के थ्रू मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की वजह से हमारी जो हम इंक्रीजिंग कॉस्ट है हम उसको टाइम पीरियड को डिनाई करते जा रहे हैं। हम इतनी डेवलपमेंट करते जा रहे हैं कि हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज नहीं कर पा रही, उसको हम फ्लैट कर दिया, उसको बिल्कुल क्या कर दिया, फ्लैट कर दिया, ताकि हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो कुछ टाइम पीरियड तक क्या रहेगी, लिमिट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस पीरियड में, इस टाइम में क्या करते हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करना प्रेफर करते हैं। तो जैसे शॉर्ट ट्रेडिशनल थ्योरी में सिर्फ एक ही पॉइंट मिनिमम था जहां पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती थी, लेकिन मॉडर्न थ्योरी में क्या हो गया, जे पीरियड को इंक्रीज कर दिया गया। उसने कहा कि एक प्रोड्यूसर कॉन्टिन्यूस इतने एफर्ट्स करता है कि उसकी जो एवरेज कॉस्ट है उसका मिनिमम पॉइंट है वो उस पीरियड को मैक्सिमाइज कर पा रहा है। उसके टेक्निकली इकोनॉमिक्स इतनी ज्यादा इंक्रीज कर ली है कि प्रोडक्शन में जो उसकी कॉस्ट का मिनिमम है वो कॉन्टिन्यूस इंक्रीज करती जा रही है। तो इस वजह से हमारी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या होगी, सॉसर शेप्ड बनेगी। तो एवरेज कॉस्ट कैसे बनेगी, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर रहे हैं हम। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट क्या होगी, शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है एंड वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। सो इसका समीशन, दोनों का समीशन होगा। तो शॉर्ट रन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे बनती है, सिंपल, पहले इंक्रीज करती है और डिक्लाइन करना स्टार्ट करती है। ये बनी हमारी शॉर्ट रन फिक्स्ड कॉस्ट। अगर मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट बनाए, वो कैसे बनेगी, थोड़ी सी डिफरेंट। पहले चीज डिक्लाइन करती जाती है, पहले डिक्लाइन कर रही है क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो डिक्लाइन कर रही है, इन दोनों का समीशन। उसके बाद जे भी क्या होगी, सॉसर शेप बन गई। उसके बाद जी इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाती है, जैसे वेरिएबल कॉस्ट है। तो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट विच इज द समीशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स्ड कॉस्ट, वो भी हमारी सॉसर शेप बन जाती है, जे थी हमारी शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। अगर हम मार्जिनल कॉस्ट बनाएं, मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनेगी फिर हमारे, हमें रिलेशनशिप में जी किया एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के, कि जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करती है मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज करती है। जब एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट हो जाती है मार्जिनल कॉस्ट भी कांस्टेंट हो जाती है। जब एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन करना शुरू करती है मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग चलती है। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू ही बनेगी। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनाएंगे, जब ये इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, मार्जिनल कॉस्ट शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट से पहले डिक्लाइन,
कर जाएगी, उसके पहले मिनिमम हो जाएगी। जब ये कांस्टेंट हो जाएगी तब इसके साथ कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमारी जी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जितनी देर हमारी एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी तब तक हमारी मार्जिनल कॉस्ट भी कांस्टेंट हो जाएगी। जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करना शुरू करेगी, मार्जिनल कॉस्ट इससे पहले इंक्रीज करना शुरू कर देगी, तो हमारी जी बन गई मार्जिनल कॉस्ट। सो मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी एवरेज कॉस्ट सोशल शेप है, इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट भी इसी शेप में आ गई। फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी और जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो भी पहले डिक्लाइन कर रही है, फिर थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है। एक पॉइंट यू शेप नहीं बन रही, जेबी क्या बन रही है, सोशल शेप बन रही है। ये थी हमारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। अब हम करेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट। नाउ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हमारी क्या है, एल शेप्ड, जबकि ट्रेडिशनल थ्योरी में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी क्या थी, यू शेप थी, लेकिन इसमें क्या है, एल शेप्ड आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि कहते हैं कि लॉन्ग रन में हमें टेक्निकल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरल इकोनॉमी की वजह से हमारी कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जा रही है, रिड्यूस हो रही है। क्योंकि लॉन्ग रन में हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट रन का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। शॉर्ट रन में जो गलती की है वो हम नेक्स्ट लॉन्ग रन में रिपीट नहीं करते, इसीलिए टेक्निक की वजह से, नई नई रिसेंट डेवलपमेंट की वजह से हमारी कॉस्ट क्या होती जा रही है, पर यूनिट रिड्यूस होती जा रही है। एंड उसके बाद है मैनेजरल इकोनॉमिक्स। हमारी मैनेजमेंट है, इसके आगे जितनी प्रोडक्शन कम होगी उतनी कॉस्ट इंक्रीज होगी। जितनी प्रोडक्शन हम इंक्रीज करते जाएंगे, अगर हम अपनी प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज करते जाएंगे, प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज होने से हमें होंगी मैनेजरल इकोनॉमिक्स। क्योंकि हाँ, एक तो हम डिवीजन कर पाएंगे लेबर की, मैनेजर्स की भी डिवीजन हो जाएगी और उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, हमें बेनिफिट्स होंगे। तो टेक्निकल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरल इकोनॉमिक की वजह से क्या होती है, हमें बेनिफिट होते हैं, इसीलिए लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज नहीं करती। क्योंकि एक पर्सन लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, जितना काम वो करता जाता है उससे कुछ सीखता है। अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर कोई क्वेश्चन आपने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, मे बी उसमें कुछ गलतियां होंगी, लेकिन वो जब आपने वो गलतियां देखी उसके बाद वो क्वेश्चन आप सेकंड टाइम अटेम्प्ट करते हो, वो ही मिस्टेक रिपीट नहीं करते। इस वजह से क्या होती है, आप में इंप्रूवमेंट हो जाती है। लाइक दिस क्या हो रहा है, जब एक पर्सन एक काम करता जा रहा है, अगर हमने शॉर्ट रन में कोई मिस्टेक कर लिया, हम वही मिस्टेक रिपीट नहीं करेंगे इन द लॉन्ग रन। तो इस वजह से हमारी कॉस्ट क्या होती है, डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाती है। जैसे जैसे आउटपुट का लेवल इंक्रीज करता जाएगा, हमारी कॉस्ट क्या होगी, रिड्यूस होगी। दैट्स वाई हमारे जो लॉन्ग रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, यू एल शेप्ड होती है। वो डिक्लाइन करगी, डिक्लाइन ही करती जा रही है, वो इंक्रीज नहीं कर रही। इसी को कहते हैं हम एल शेप्ड लॉन्ग रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि हम अपनी गलतियों से बार बार रिपीटेड काम से कुछ सीख रहे हैं और इस वजह से आउटपुट लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, जिस वजह से ये कॉस्ट इंक्रीज नहीं कर रही। और मॉडर्न थ्योरी है एंड ये एम्पिरिकली फैक्ट भी है। आज के टाइम में हमने इसको प्रूव किया है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सारी की सारी क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन स्केल इंक्रीज कर रहे हैं। जितना भी उनका प्रोडक्शन स्केल इंक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा। आउटपुट इंक्रीज क्यों कर रही है, क्योंकि उनको पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। सो ये हमारे पास प्रैक्टिकली सामने आया है कि प्रोडक्शन का स्केल इंक्रीज करने से लॉन्ग रन में हमारी कॉस्ट इंक्रीज करना शुरू नहीं होती, जैसे हमारी
ट्रेडिशनल थ्योरी में था। इसमें क्या हो रही है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम होती जा रही है और ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन इंक्रीज नहीं होगी। ये थी हमारी मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट। विद दिस हमारा थ्योरी ऑफ कॉस्ट पे चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।